हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम यूनिट नंबर 13 दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यूनिट में बेसिसिटी ऑफ अमीन्स और उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। और जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था, कुछ ट्रेंड्स पढ़े थे, ठीक है। लाइक बेसिसिटी of a amine is due to gain of H positive because it can gain H positive ion, or due to the availability of the lone pair. Basicity of amines was only due to gain of H positive ion and presence of the lone pair. जितना ज़्यादा lone pair present होगा या जितना आसानी से H positive को gain कर लेगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, बेसिसिटी होगी। दैट्स मीन किसी की भी बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थी लोन पेयर अवेलेबिलिटी। ये भी कहा जाता है कि बेसिसिटी जो होती है किसी भी अमीन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के बी वैल्यू के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पी के बी वैल्यू की। ये ट्रेंड हमने स्टडी किया था कि पी के बी वैल्यू के डायरेक्टली होती है, ठीक है, और के बी वैल्यू के डायरेक्टली होती है और पी के बी वैल्यू के ये जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माना जाता है इसको। और ये भी पढ़ा था कि नेचर ऑफ पार्टिकल दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में डाले गए थे जनरली साइनाइड, नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, और हेलोजेंस क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में जनरली पार्टिकल थे आपके CH3, OCH3, OH और खुद NH2 ग्रुप। दे इंक्रीजेज द बेसिसिटी एंड दे ऑलवेज डिक्रीजेज द बेसिसिटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज कि यहाँ पे हमें एक इफेक्ट पढ़ रहा था हमने, उस इफेक्ट का नाम था ऑर्थो इफेक्ट। वॉट एवर बी द सब्सटीट्यूशन ऑन द ऑर्थो पोजिशन ऑफ एनालिन इट विल बी लीस्ट बेसिक। चाहे कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, कोई भी ग्रुप आप अटैच कर दो, ये हमेशा कम बेसिक ही रहेगा। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट, जो कि कॉम्बाइंड इफेक्ट था इलेक्ट्रॉनिक प्लस स्टेरिक वैल्यू, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस का और इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी का कंबाइंड इफेक्ट जो होता है वो ऑर्थो इफेक्ट कहलाता है। द कॉम्बाइंड इफेक्ट ऑफ steric and electronic factor is known as ortho effect, and according to the ortho effect, whatever be the substitution on the ortho position of aniline, it will be least basic particle। और बाकी बच गए वो सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। जब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ही नहीं है आपके पास तो क्या है कि ऐसी बेसिसिटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर करके इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को ज़्यादा कर दिया तो इसका मतलब है वहाँ बेसिसिटी क्या पाई जाएगी, मैक्सिमम पाई जाएगी। हम सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स के बारे में पढ़ रहे थे कि एनिलीन्स की बेसिसिटी कैसे डिफाइन की जाती है ना, बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज योर एनिलीन पार्टिकल NH2 एंड वी आर सब्स्टिट्यूटिंग chlorine, we are substituting chlorine on the ortho position, we are substituting chlorine at meta position and we are substituting chlorine at para position। ये सब्स्टिट्यूशन किए थे और इनकी बेसिसिटी डिफाइन करनी है। तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी डिफाइन करना है, A कंपाउंड, B कंपाउंड, C कंपाउंड, D। तो मुझे ये पता है क्लोरीन लाइज इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन माइनस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थ्रू नेगेटिव आई इफेक्ट। ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है? आई इफेक्ट के थ्रू। ये अकेला पार्टिकल होते हैं हेलोजेंस जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है आपका क्लोरीन, और क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। और ये तो है नहीं कि भाई रेजोनेंस है, कौन से इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करता है? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा ऑर्थो से, देन विड्रॉ करेगा मेटा से और देन विड्रॉ करेगा पैरा से, है ना। ऑर्थो को तो बेशक आप छोड़ ही दो क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट के हिसाब से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इट विल बी लीस्ट बेसिक।
it will be always least basic for amine NH2, and this is Cl due to the ortho effect. It is only due to the ortho effect. whatever be the nature of substituent, it will be least basic. सबसे कम बेसिक होगा आपका कौन सा, ऑर्थो पोजिशन पे जो क्लोरीन सब्सटीट्यूट है। और वैसे ये बोल रहा था जब सबसे ज़्यादा विड्रॉ ऑर्थो से करेगा, सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा तो सबसे कम एसिडिक ना सॉरी बेसिक हो जाएगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन लेके निकल लिया। और सबसे ज़्यादा कहाँ से लेके निकला, ऑर्थो पोजिशन से। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ किए उसने, ऑर्थो पोजिशन से। देखो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होता या रेजोनेंस होता तो मैं कहता ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन आर अफेक्टेड। डोनेट करेगा तो भी ऑर्थो पैरा पे और विड्रॉ करेगा तो भी ऑर्थो पैरा पे। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, और इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, Cl, Br और I में। ये कहाँ पे होगा, ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा, देन मेटा पे, देन पैरा पे। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लिखा हुआ। एनिलीन के केस में मुझे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसने नहीं दिया हुआ, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ नहीं है तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। एनिलीन की बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्यों होगी, क्योंकि एनिलीन के पास कोई भी नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट। आफ्टर दैट बात बची मेटा में और पैरा में। पैरा में कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से विड्रॉ हो रहे हैं, मेटा से, तो बेचारा मेटा तो हो जाएगा कम बेसिक, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन तो छीन लिए क्लोरीन ने। और पैरा थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेबिलिटी क्या होगी, थोड़ी सी कम। तो कैसे एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेनेशन पेपर में लिखनी आती, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो आप कहोगे क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू -I इफेक्ट। Chlorine is an electron withdrawing group due to -I effect, and -I effect is operated maximum at ortho, then meta, then at para. So trend will be ortho substituted will be least basic. Ortho substituted compound will be least basic. क्यों, क्योंकि कहता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आपने Cl लगाया है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है। यहाँ पे कुछ भी अटैच कर लेना, यहाँ पे हमेशा बेसिसिटी लीस्ट ही मिलेगी। आप ऑर्थो को सबसे आखिरी में लिख दो। फिर ये कहता है कि बाकियों पे सब पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन एनिलीन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो एनिलीन की बेसिसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। बात बची इन दोनों में कहता है मेटा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहे हैं, पैरा से कम हो रहे हैं। मेटा तो बेचारा खाली हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन तो चले गए। अब चले गए तो कहेगी बेसिसिटी किसकी वजह से होती है, लोन पेयर अवेलेबिलिटी की वजह से। अब लोन पेयर तो बचा ही नहीं, वो तो मेटा वाले ने खींच लिया, तो मेटा कम बेसिक, ज़्यादा बेसिक कौन हो गया, पैरा। ओके, सो इट इज़ द ट्रेंड। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप का नेचर देख रहे थे हम यहाँ पे। सेम, इट इज एनिलीन, देन इट इज ortho substituted, and substitution is NH2. this is meta substituted aniline, NH2, and this is para substituted aniline. This compound is D, this compound is C, this compound is B, this compound is E. Arrange the following in increasing order of their arrange the following in इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, और क्वेश्चन के बारे में मैंने एक ही बात बोली थी, पहले चेकआउट करो कि नेचर क्या है पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पार्टिकल है। तो कहता है ये NH2 ग्रुप कहाँ लाई करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लाई करता है। NH2 ग्रुप किस में लाई करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लाई करता है। और अगर NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो बेसिसिटी को बढ़ाएगा। NH2 is electron donating group, so it will increase the basicity. सिर्फ ये 3 ग्रुप थे जो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू विड्रॉ करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग किसके थ्रू करते हैं, इंडक्टिव के थ्रू। बाकी जितने भी मैंने ग्रुप लिखे हुए हैं, आइदर दे आर विड्रॉइंग और दे आर डोनेटिंग थ्रू रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। बाकी सारे ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू ही ऑपरेट होते हैं और या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू होते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हो या रेजोनेंस हो, दोनों ऑर्थो पैरा पे होते हैं। तो NH2 एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप थ्रू
रेजोनेंस, रेजोनेंस, और रेजोनेंस ऑपरेट होती है ओनली ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन पे। मेटा इज नॉट अफेक्टेड, मेटा इज नॉट अफेक्टेड, मेटा पोजिशन इज नॉट अफेक्टेड, वो अफेक्ट ही नहीं होगी। समझ में आ रही है बात? उधर मैंने जितने भी ग्रुप लिखे हुए हैं उनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को छोड़ दो, बाकी सब में रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन लगती है। और हाइपर कॉन्जुगेशन को भी क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ यही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगती है, बाकी सब में रेजोनेंस लगता है। बाकी सब में क्या लगता है? रेजोनेंस। सिर्फ एक ग्रुप है जिसमें क्या लग रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन, आर ग्रुप, दैट इज CH3 ग्रुप। बाकी सब में रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस। ये ग्रुप ऐसा था जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट लगता है। इतना तो क्लियरिफाई होगा, ठीक है। अब देखो, ऑर्थो को तो आप पहले निकाल दो बाहर, ऑर्थो का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे विड्रॉइंग हो चाहे डोनेटिंग हो, उसकी बेसिसिटी तो सबसे कम करनी है, उसकी बेसिसिटी तो मुझे सबसे कम रखनी है ऑर्थो की। वाई इट इज़ लीस्ट? बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सबसे कम बेसिक होगा। अब ये कह रहा है आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई। बाकियों में तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, एनिलीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज करेगा। सो एनिलीन तो बेचारा पीछे रह जाएगा। एनिलीन की बेसिसिटी तो औरों के कंपैरिजन में कम रह जाएगी, बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट on aniline, no electron donating group is present on aniline, so it will be less basic। बात बच गई अब किस में? मेटा में और पैरा में। अब ये कहता है पैरा पोजीशन पे तो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, यहाँ तो रेजोनेंस के थ्रू क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिसिटी को बढ़ाएगा, और बेसिसिटी को बढ़ाएगा तो भाई ये ऐसा पैरा पे आएगा। और मेटा पे रेजोनेंस होता नहीं है, रेजोनेंस नहीं होता तो बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी। यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। कैसे लिखोगे? दिस इज ओनली ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। Why aniline is here? There is no electron donating group present, so aniline will be least less basic. Why para is most basic? Because NH2 is electron donating group through resonance, and resonance is operated only on ortho and para. So para will be most basic. After that meta, this do not have any kind of effects. तो ये substitution के effect थे। Clear? ओके, नेक्स्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट आपका वायलेट हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट आपका ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ ऑर्थो इफेक्ट का एक एग्जाम्पल है। और ब्रेकिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल है यहाँ पे एनिलीन, and this is the ortho substituted aniline, but substitution is done with OH group, alcoholic group. This is meta substituted aniline, and this is the para substituted aniline, this is the para substituted aniline। और ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके केस में आपका ऑर्थो इफेक्ट थोड़ा सा वायलेट हो जाता है। OH ग्रुप को अगर मैं चेक करना चाहूँ यहाँ पे OH ग्रुप को, तो मैंने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में रखा हुआ है, और मैंने ये कहा था ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू होता है। तो OH इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस। किसके थ्रू होता है? रेजोनेंस के थ्रू होता है। और मुझे क्लियरली पता है रेजोनेंस सिर्फ 2 पोजीशन पे काम करता है, ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे काम करता है। implies it will increase the basicity, it will increase the basicity। अब ये कहता है बेसिसिटी को ये इंक्रीज करेगा। ये किसको इंक्रीज करेगा? बेसिसिटी को। और फिलहाल के लिए भूल जाओ कि कोई ऑर्थो इफेक्ट काम भी करता था, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं किया। ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा यहाँ पे, ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं करेगा तो नेचुरल रूल से चलो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है तो बेसिसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट विल इंक्रीज द बेसिसिटी। बेसिसिटी को इंक्रीज करेगा ऑर्थो पे और पैरा पे। तो पैरा पे सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है, ऑर्थो और पैरा दोनों की बेसिसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो ऑर्थो और पैरा की बेसिसिटी को मैक्सिमम लिखो। पैरा इज स्लाइटली मोर बेसिक देन ऑर्थो। कोई बहुत बड़ा सा चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ ऑर्थो पोजीशन थोड़ी सी कम बेसिक हो जाती है एज कम्पेयर टू पैरा। अब बात करते हैं एनिलीन की।
और यहाँ पे NH2 के। अब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव करने वाला OH लगा हुआ है। OH हालांकि मेटा पे भी है, लेकिन मेटा से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। रेजोनेंस इज नॉट ऑपरेटेड एट मेटा पोजीशन, तो भूल जाओ कि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है। तो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, बल्कि ये ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ा बहुत विड्रॉ ही कर लेगा। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और ये थोड़ा बहुत विड्रॉ ही कर लेगा। सो मैं एनिलीन को पहले लिखूंगा एज कंपेयर टू योर मेटा पोजिशन। यहाँ पे कोई ऑर्थो इफेक्ट काम नहीं किया, अदरवाइज लास्ट में नाम आता ऑर्थो आइसोमर का, सबसे लास्ट में नाम आता ऑर्थो आइसोमर का, और यहाँ पे सबसे लास्ट में नाम आ रहा है मेटा का, और ऑर्थो तो कहीं पहले दूसरे नंबर पे ही आ चुका। क्यों आ चुका? क्योंकि OH आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। आप ये भी कह सकते थे ये तो पीछे भी हो रहा था, है ना। रीजन एक्चुअली में क्या होता है, वायलेट क्यों हुआ, ये समझ में आ गया ना, ऐसा ट्रेंड कैसे बना। आप भूल जाओ, ऑर्थो इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो वायलेट क्यों हुआ। OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। रेजोनेंस ऑर्थो और पैरा पे ऑपरेट होती है। सो मैंने पैरा को सबसे पहले लिखा, फिर लिखा ऑर्थो को। बची बात मेटा की और एनिलीन की। मेटा पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का बिहेवियर OH शो नहीं करता, तो मैंने एनिलीन को पहले लिखा, फिर किसको लिख दिया? मेटा पोजिशन को। ये कहता है कि ऑर्थो पोजीशन पे ऐसा क्या हुआ कि आपने ऑर्थो इफेक्ट को वायलेट कर दिया। ये कहता है दिस इज द NH2, दिस इज OH। इफ ऑर्थो पोजीशन पार्टिकल इज बेसिक, अगर मैं कहता हूँ कि ये एनिलीन आपका बेस है, तो इसका जो लोन पेयर होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? H पॉजिटिव के साथ। और H पॉजिटिव के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे पार्टिकल बनेगा NH3 पॉजिटिव और OH, ये बनेगा, है ना। ये NH2 था, H पॉजिटिव को इसने गेन कर लिया, तो क्या बन गया? NH3OH। और मैं इस NH3OH को ऐसे लिख सकता हूँ, NH और H, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज OH। तो इस ऑक्सीजन में और इस हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है, जिसका नाम रखा जाता है इंटर, नहीं इंट्रामोलिकुलर। ध्यान से देखो रे, नाम लिखा इंट्रा, नॉट द इंटर। विद इन द सेम मोलिक्यूल इट इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर। विद इन द सेम मोलिक्यूल इट इज नेम्ड एज इंट्रामोलिकुलर। अगर ये आपकी सेम मोलिक्यूल के अंदर होती है तो इसका नाम क्या रखा जाएगा? इंट्रामोलिकुलर। इसको थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ मैं। ये आपका N ग्रुप है, ये H ग्रुप है, ये H ग्रुप है, ये H ग्रुप है, और ये आपका O है और ये H है। इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दिस इज मेकिंग द पार्टिकल स्टेबल। ऑर्थो इफेक्ट वायलेट इसलिए हुआ बिकॉज देर इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, देर इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो पोजिशन वाले की बात कर रहा हूँ, बिकॉज द कॉन्जुगेट एसिड विच इज फॉर्म्ड is quite stable, which is stable. Why it is stable? Because there is the formation of intramolecular hydrogen bonding. This conjugate acid which is formed in the case of ortho particle के केस में जो conjugate acid आपका बनता है वो बहुत ज़्यादा stable है। Why it is stable? Due to the formation of intramolecular hydrogen bonding, due to the formation of intramolecular hydrogen bonding। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई आप इसको मिनिमम पे ले जाओ, क्योंकि जिसका कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज़्यादा स्टेबल उसकी बेसिसिटी ज़्यादा, इसका कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल उसकी बेसिसिटी ज़्यादा, और इसका अच्छा खासा स्टेबल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स के बारे में पढ़ा, और जनरली ऐसा देखा कि अगर मीडियम एक्वस रखा जाता तो सेकेंडरी अमीन आर मोस्ट बेसिक, सेकेंडरी अमीन्स आर मोस्ट बेसिक। अगर आपको कुछ लिख के नहीं दिया जा रहा, आप वहाँ पे एक्वस मीडियम कंसीडर करेंगे कि हम 3 डिग्री 2 डिग्री को सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। और अगर मुझे लिख के दिया गया गैस फेज, देन यू हैव टू कंसिडर इट गैस फेज। ओके, आफ्टर दैट आपको एनिलीन पढ़े, डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन्स पढ़े, एरोमेटिक और एलिफेटिक के बीच में डिफरेंस पढ़ा। एनिलीन पे 2 टाइप के ग्रुप अटैच होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। डोनेटिंग बेसिसिटी को बढ़ाते हैं और विड्रॉइंग डिक्रीज करते हैं।
मैं जनरली ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन भी लिख देता हूँ, बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन भी बता देता हूँ। जनरली जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनको मैं दो टाइप में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट टाइप मानता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की, दूसरी टाइप मानता हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। डोनेटिंग ग्रुप में नाम आता है NH2 खुद का, OH ग्रुप का, OCH3 ग्रुप का, और लास्ट में नाम आता है CH3 ग्रुप का। विड्रॉइंग ग्रुप में नाम आता है आपका कोई भी ऐसा ग्रुप जिसके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, NO2 हो गया, साइनाइड हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, या क्लोरीन के बजाय ब्रोमीन हो गया, या इसके बजाय आयोडीन हो गया। ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थ्रू रेजोनेंस विच इज ऑपरेटेड ओनली एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। This is electron donating group through hyperconjugation which is operated only at ortho position and para position. These are the electron withdrawing group through minus R effect, and R means resonance. Resonance is operated only at ortho and para. These are the electron withdrawing group through inductive. Inductive का order होगा ortho, meta, then para. थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई, कुछ भी अलग से स्पेशल मुझे ध्यान नहीं रखना, मुझे इनके बारे में ध्यान देना। दीज आर द माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो कि मुझे रेजोनेंस से ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं, जो कि रेजोनेंस से ज़्यादा क्या प्रोवाइड करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस से ज़्यादा इनके पास जो इफेक्ट प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, इंडक्टिव। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, और उनकी पोजीशंस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी पोजीशन पे वो अफेक्ट होते हैं, किस पोजीशन पे उनको अफेक्टिव माना जाता है। सो ये टॉपिक था आपका बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। सम केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन्स। और सबको पता चल गया होगा इस बारे में कि केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन में जो अमीन्स का नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है दैट इज इफेक्टिव। रिएक्शंस आर डन बाय दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पार्टिकल के पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, दैट्स मीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज। खुद पे नेगेटिव चार्ज होता है और किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्टेड, दिस विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इसके पास खुद के पास नेगेटिव चार्ज होता है और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सो इट इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल। ये किसकी तरफ ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस पे कैसा चार्ज होता है, खुद पे नेगेटिव, और ये किसकी तरफ भागता है, पॉजिटिव चार्ज। और केमिस्ट्री में पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस के पास होता है। खुद पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीनिंग सीधा सीधा होता है उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और तो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव जिस पे होता है उसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, बिकॉज इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। दिस विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। So aniline can show nucleophilic substitution और nucleophilic addition reactions। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दो टाइप की रिएक्शन दिखाएगा। न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट भी कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल ऐड भी हो सकता है। क्लियर। तो रिएक्शन जो होंगी अमीन्स की वो जनरली किसकी वजह से होंगी, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। दिस इज ओनली ड्यू टू द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनिलीन की क्या होती है, रिएक्शन होती है। क्लियर। सो फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है जिसका नाम रखा जाता है एसिड क्लोराइड्स। फॉर्मूला लिखा जाएगा RC+OCl। दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज RCOCl। दिस कंपाउंड इज बेसिकली नोन एज एसिड क्लोराइड। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिड क्लोराइड। वी हैव एन एसिड क्लोराइड C+OCl। अब मुझे पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और कार्बन मेरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर चार्ज कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव। दिस RCOCl इन RCOCl carbon is less electronegative so partial positive charge, oxygen is more electronegative so partial negative charge होगा। Upon treatment with R
RNH2, RNH2 में एक ही रिएक्टिंग साइट होती है और वो रिएक्टिंग साइट कौन सी होती है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ही तो रिएक्टिव साइट होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास नेगेटिव चार्ज, क्योंकि लोन पेयर है, इसके पास कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। सो रिएक्शन होगी, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड घूम के ऊपर चला जाएगा। डबल बॉन्ड ऊपर क्यों गया? क्योंकि कार्बन तो भाई 4 ही बॉन्ड बना सकता है, 5 और बॉन्ड बनाने के लिए नाइट्रोजन आ गया उसके पास। अगर या तो भाई इसके साथ 5 बॉन्ड बनाओ या फिर अपना एक बॉन्ड क्या कर लो? ब्रेक डाउन करो। तो ये कहता है कि एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, बना क्या? दिस इज R1, R एज इट इज़ लिख दिया जी, C एज इट इज़ लिख दिया जी। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड चला गया सिंगल बॉन्ड में, तो चार्ज आ गया नेगेटिव। एक साइड क्लोरीन एज इट इज़ लिख दिया, एक साइड क्लोरीन, दूसरी साइड R, और उस नाइट्रोजन की रिएक्शन इस कार्बन से हुई थी, तो नाइट्रोजन को एज इट इज़ लिख दो। नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन लगा दिए और इधर लगा दिया R1 ग्रुप। ये देखो सबको समझ में आया या नहीं आया? भाई नाइट्रोजन आके कार्बन ग्रुप कार्बोनाइल के कार्बन से अटैच होता है, इस कार्बन के साथ अटैच हुआ ये लोन पेयर आके, तो ये डबल बॉन्ड ऊपर की साइड माइग्रेट किया, चार्ज नेगेटिव आ गया। अब इस नाइट्रोजन के बारे में बात करते हैं। इसने लोन पेयर दे दिया कार्बन को, तो बेचारे के पास खुद के पास तो बचा ही नहीं कुछ, चार्ज कैसा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। जैसे ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो एक बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन तो सिर्फ और सिर्फ कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। यहाँ से कौन रिलीज हो गया? Cl। यहाँ से कौन रिलीज हो गया? Cl। बना क्या? RC। ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड हुआ करता था अब क्या हो गया? डबल बॉन्ड आगे हो गया। N पे 2 H और एक R1, N पे 2 H और एक R1, और चार्ज कैसा इस पे? पॉजिटिव। अभी भी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे बाकी है, तो आप क्या करोगे? यहाँ से H को रिलीज कराओगे, और जैसे H को रिलीज कराओगे यहाँ पे फॉर्मेशन होगी RC डबल बॉन्ड N और R की। दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, R नहीं सॉरी R1। यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? R1। इसको देख लो। ओवरऑल लॉस किसका हुआ है? यहाँ से लॉस हुआ है Cl माइनस का, यहाँ पे लॉस हुआ है H का, दैट्स मीन ओवरऑल लॉस इज ऑफ HCl। देयर इज द लॉस ऑफ द HCl पार्टिकल, देयर इज लॉस ऑफ HCl पार्टिकल। तो ये आपका N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हो गया, दैट्स मीन आपका सेकेंडरी टाइप का अमाइड बन गया, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन गया। इस रिएक्शन को देखो, ओवरऑल इस रिएक्शन को कैसे लिख सकता हूँ? RC डबल बॉन्ड OCl अपॉन ट्रीटमेंट विद RNH2 अमीन R1NH2 अपॉन हीटिंग क्या होगा? यहाँ से H और यहाँ से Cl, 2 H है यहाँ ध्यान रखना, RC डबल बॉन्ड ON और उस पर एक H बाकी बच गया, और ये R1 प्लस HCl। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। मैकेनिज्म नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट रिएक्शन में HCl का लॉस करवा दो, डायरेक्ट रिएक्शन से किसका लॉस करवा दो? HCl का। क्लियर है? यही तो लिखा। लोन पेयर आया, लोन पेयर कार्बन से रिएक्ट किया, कार्बन का डबल बॉन्ड ऊपर की साइड गया, चार्ज नेगेटिव बना। फिर उसके बाद क्या होगा? अब रिएक्शन में और कुछ पॉजिटिव तो है नहीं जो इसके साथ आके अटैच हो जाए और ये सेटिस्फाई हो जाए। अब ऑक्सीजन सारे दिन चार्ज तो लिए घूम नहीं सकता, या तो ये कहीं से पॉजिटिव को पकड़ेगा। पूरी रिएक्शन में मुझे पॉजिटिव तो कहीं ऐड ही नहीं कर रखा, तो क्या कहता है? ये लोन पे ये नेगेटिव चार्ज नीचे की साइड आएगा, तो भाई या तो ये बॉन्ड टूटे या ये टूटे या ये टूटे। ये कहता है कि अगर मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो वापस रिएक्टेंट आ जाएगा मेरा, तो बचा क्या? इसको तोड़ लो, क्योंकि ये तो स्टेबल ही नहीं होगा ब्रेक होने के बाद। क्लोरीन स्टेबलाइज है, दैट्स वाई क्लोराइड माइनस यहाँ से रिलीज हो जाता है। यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ऑफ Cl माइनस गया। इसके बाद देखो डबल बॉन्ड बन गया, फिर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। इसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में H पॉजिटिव को क्या करवा देता? पार्टिकल लॉस। H पॉजिटिव Cl माइनस, टोटल HCl का लॉस। डायरेक्ट लिखना चाहते हो, यहाँ से H लो, यहाँ से Cl, दोनों को कपल करा के HCl को रिलीज करवा दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रिएक्शन है CH3 CH2 NH2 अपॉन ट्रीटमेंट विद Cl C डबल बॉन्ड O CH3, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अपॉन हीटिंग हेयर Cl फ्रॉम हेयर H। तो बाकी बच गया CH3 एज इट इज़, अगेन CH2 एज इट इज़, अगेन N से एक हाइड्रोजन का लॉस करवा दो, बचा NH। उसके बाद Cl जा चुका, बचा कौन? C डबल बॉन्ड O, एंड इन द एंड CH3 प्लस HCl पार्टिकल इज लॉस। दिस इज द एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज
एसिटाइल क्लोराइड, दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन जब किसी भी मिथाइल अमीन इथाइल अमीन के साथ करवाई जाती है तो यहाँ से इस पार्टिकल की फॉर्मेशन होती है। इसकी क्या होती है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से सेम टू सेम वे में यहाँ पे और कोई पार्टिकल भी रखा जा सकता है। एसिड क्लोराइड के बजाय मैं यहाँ पे एनहाइड्राइड भी रख सकता हूँ। यहाँ पे क्या रख सकता हूँ, एनहाइड्राइड पार्टिकल भी रखा जा सकता है। चलो उसको भी देखेंगे। उससे पहले एक रिएक्शन है ट्रीटमेंट ऑफ एनिलीन। ट्रीटमेंट ऑफ एनिलीन लिखना होता है पेपर में, अगर ये एक्सप्लेनेशन आ जाती है। ट्रीटमेंट ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड, दिस कंपाउंड हैविंग बेंजीन एंड क्लोराइड। यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप था CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये ग्रुप मैंने एसीटोन में भी पढ़ा था। CH3C डबल बॉन्ड O एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटाइल्डिहाइड। तो ये ग्रुप मेरा एसिटाइल ग्रुप कहलाता है। दिस ग्रुप इज जनरली नोन एज एसिटाइल ग्रुप। CH3C डबल बॉन्ड O, क्लोराइड आगे लगा हुआ है, दैट्स मीन एसिटाइल क्लोराइड। This acetyl chloride upon treatment with this benzoyl chloride upon treatment with aniline, there is the Cl, there is H, HCl का लॉस होगा, पीछे क्या बचा, बेंजीन एज इट इज। नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, फिर उसके बाद आ जाता है C डबल बॉन्ड O और उसके बाद आपका ये कंपाउंड। इस टाइप का कंपाउंड बनता है और इस रिएक्शन को मैं एक स्पेशल नाम देता हूँ। दिस रिएक्शन इज नोन एज स्कॉटन। दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज बेसिकली नोन एज स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। पेपर में आ सकता है व्हाट इज द स्कॉटन बोमेन रिएक्शन, तो आपको लिखना है इट इज द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड, reaction of aniline with benzoyl chloride. Upon heating there is the loss of HCl and it is a kind of nucleophilic substitution reaction. It is a kind of nucleophilic substitution where Cl minus is replaced by this group. Cl minus is replaced by this group and reaction is known as Scotton-Bowman reaction. इस रिएक्शन का नाम क्या लिखा जाता है, Scotton-Bowman reaction। क्लियर है। सोडियम रिएक्शन को जनरली किस मीडियम में कराया जाता है, आइदर इसको बेसिक मीडियम में कराया जाता है और pyridine मीडियम में। मीडियम भी अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मीडियम आप एक्वस NaOH का लिख सकते हो। एक्वस NaOH नहीं लिखना चाहते तो pyridine का मीडियम लिख सकते हो। pyridine इज ए सॉल्वेंट, हेयर एक्वस NaOH और pyridine मीडियम। एक्वस NaOH का मीडियम या फिर किसका मीडियम रखा जाता है, pyridine का। तो ध्यान रखना स्कॉटन बोमेन रिएक्शन इज ए काइंड ऑफ एसिटाइलेशन रिएक्शन जिसके अंदर आपका बेंजोइल क्लोराइड का यूज किया जाता है विद एनिलीन। एंड इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल अकर वेयर HCl इज लॉस्ट। क्लियर। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड की फॉर्मेशन होती है। तो पहली रिएक्शन मैंने पढ़ाई जो जनरली क्या थी आपकी, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ठीक है, जिसका अंदर एक नेम रिएक्शन भी आती है, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। रिएक्शन नेम इज स्कॉटन बोमेन रिएक्शन। रिएक्शन नंबर सेकंड, रिएक्शन सेकंड जो कि हम पढ़ चुके हैं, कोई नई रिएक्शन नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में उसको पढ़ के आए हैं, मैं ज़्यादा टाइम उस पर लगाऊंगा नहीं। रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोडेड बाई एलिमिनेशन, फॉलोडेड बाई एलिमिनेशन, फॉलोडेड बाई एलिमिनेशन। मैंने कहा था कि जब भी किसी एल्डिहाइड को या कीटोन को, यानी जर्नल ग्रुप ये होता है, ये आइदर एल्डिहाइड भी बन सकता है और ये कीटो ग्रुप भी बन सकता है। एल्डिहाइड और कीटो दोनों में ये ग्रुपिंग प्रेजेंट होती है। एल्डिहाइड में भी होती है ये ग्रुपिंग और ये ग्रुपिंग कीटोन में भी होती है। दिस अपॉन ट्रीटमेंट विद एन अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव, जी का मीन्स है कोई भी ग्रुप हो सकता है। जी का मीन्स ये अमोनिया है NH2, जी की जगह H लगा दिया, अमोनिया। जी की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, ऑक्साइम बन गया, NH2 याद आ रहा है कुछ, इस टाइप की रिएक्शंस करवाई थी मैंने इन डेरिवेटिव्स के साथ। तो कहता है आप यहाँ से कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन का ग्रुप ले लो और उसकी रिएक्शन अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ किया जाता है, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। मीन्स अमोनिया हो सकता है, अमोनिया का डेरिवेटिव हो सकता है। pH इज कैप्ट फ्रॉम 3 to 4, pH इज कैप्ट 3 to 4। अपॉन हीटिंग व्हाट विल अकर्स, ऑक्सीजन एंड H2 and oxygen, H2 and oxygen, there is loss of H2O because ऊपर लिखा है nucleophilic addition reaction followed by elimination of water।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोडेड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सी, ये दोनों बॉन्ड एज इट इज सी और डबल बॉन्ड यहाँ से H2 जा चुका, बचा N और यहाँ पे बचा G। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोडेड बाय एलिमिनेशन। इससे पहले मैंने सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाई थी। देखो फॉर एग्जाम्पल वी हैव एसिटल्डिहाइड, वी हैव एसिटल्डिहाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद H2N, और ये तो कंपाउंड जाना पहचाना लग रहा होगा सबको, एनिलीन। दिस कंपाउंड इज एनिलीन, दिस कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड, दिस कंपाउंड इज एसिटल्डिहाइड। कंडीशन इज 3 pH is kept 3 to 4 upon heating ऑक्सीजन वाटर, फॉर्मेशन हुई यहाँ से CH3C और फिर इसके बाद H एज इट इज़, डबल बॉन्ड एज इट इज़, फिर इसके बाद ये ऑक्सीजन चला गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से लॉस हो गया, बाकी बचा कौन, नाइट्रोजन। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड दिस इज नोन एज सिफ्थ बेस। This compound is known as fifth base or alene. This compound is known as fifth base or alene. So reaction is also named as fifth base formation reaction. Reaction is also named as fifth base formation reaction. सबको समझ में आ रहा है? दो रिएक्शन पढ़ाई, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एनिलीन की रिएक्शन या किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराओगे तो याद रखने के लिए बता देता हूँ, मुझे क्लोरीन दिख रहा है और इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलके एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे HCl, खत्म। इधर फिर सिफ्थ बेस उस रिएक्शन में अगर बेंजोइल क्लोराइड यूज़ करोगे, बेंजीन के साथ क्लोराइड यूज़ करोगे, दैट इज़ नोन एज कॉटन बोमेन रिएक्शन। इधर कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोडेड बाय एलिमिनेशन में मुझे एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीजन दिखता है और एनिलीन्स में जनरली या मीन्स में हमें H2 दिखता है, तो H2 के साथ रिएक्शन कराओ और उधर से O ले लो, H2O। दिस इज द सिफ्थ बेस फॉर्मेशन रिएक्शन, बट the name of reaction is nucleophilic addition reaction followed by elimination, and the specific name of the reaction is fifth base formation reaction. If aniline is treated with aldehyde or a ketone, there is the formation of fifth base. और देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, दिस कंपाउंड अपॉन ट्रीटमेंट विद H2N aniline, pH is kept from 3 to 4, तो देर इज द H2 एंड देर इज O, लॉस हो गया बेंजीन C, डबल बॉन्ड और कौन जुड़ जाएगा N, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है C, डबल बॉन्ड की एक साइड लगा हुआ है CH3, लग गया CH3, दूसरी साइड को जोड़ दो N फिनाइल, दूसरी साइड जोड़ दिया N फिनाइल। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज सिफ्थ बेस, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज सिफ्थ बेस। तो किसी भी एल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, यहाँ पे करवाई जाती है हमारे एनिलीन के साथ, बेंजीन या उसके किसी भी C डबल बॉन्ड O डेरिवेटिव एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन अमीन के साथ करवाई जाती है, तो एनिलीन अमीन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होती है एक सिफ्थ बेस की। दिस वाज द सेकंड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन वाज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। In the final, we have a reaction which is known as carbyl amine reaction, which is very characteristic reaction. It is a characteristic reaction of 1 degree amines. It is a very characteristic reaction of 1 degree amines. मतलब ये रिएक्शन सिर्फ आपके प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं। सो मुझे अगर आइडेंटिफाई करना हो कि 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है या 3 डिग्री अमीन वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप बहुत आसानी से इस रिएक्शन का यूज़ कर सकते हो। सो दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड 1 degree characteristic of 1 degree amine, so can be used in distinguishing test, can be used in the distinguishing test of amines। तो ये कहता है जब भी किसी प्राइमरी अमीन लाइक RNH2 को ट्रीट किया जाता है KOH अल्कोहलिक इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3, reagent of the reaction is chloroform KOH alcoholic। KOH alcoholic upon treatment with KOH alcoholic लिया गया, क्लोरोफॉर्म लिया गया, नाम लिख देता हूँ मैं सभी के। दिस इज अ प्राइमरी अमीन,
This is the primary amine compound. This is the potassium hydroxide. But potassium hydroxide is kept in alcoholic medium, not in aqueous. It is kept in alcoholic medium. Alcoholic means C2H5OH का इसको medium दिया गया है. In the presence of chloroform, upon heating, it gives a compound RN triple bond C, which is known as alkyl. साइनाइड का उल्टा है सो आइसोसाइनाइड. एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस में KCl प्लस में H2O. This reaction is generally named as carbyl amine reaction, and with very irritating or pungent smell compound alkyl isocyanate is formed. A very pungent or इरीटेटिंग स्मेल कंपाउंड इज फॉर्म्ड. और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है. ये जो एल्काइल आइसोसाइनाइड दिख रहा है इसको जनरली कन्वर्ट किया जा सकता है एल्काइल आइसोसाइनाइड में, RNC डबल बॉन्ड O में. इट कैन बी कन्वर्टेड टू एल्काइल एल्काइल आइसोसाइनेट. भोपाल गैस ट्रेजेडी का सबसे बड़ा रीज़न यही गैस लीकेज थी. भोपाल गैस जो आपका ट्रेजेडी हुई थी 90s में, 1990 के आसपास में कुछ हुई थी. उस टाइम पे बहुत सारे लोग मारे गए थे बिकॉज साइनाइड कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर. साइनाइड और आइसोसाइनाइड कंपाउंड्स आर टॉक्सिक इन नेचर. बहुत जहरीले होते हैं, हद से ज़्यादा जहरीले होते हैं. साइनाइड को तो इवन दुनिया में लोग सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल पॉइजन मानते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड कंसिडर करते हैं. कुछ लोग तो इतनी फेंक देते हैं कि जैसे भाई जीप पे रखा मर गया. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. विद इन द एट स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल लाइक 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स इंसान की डेथ स्टार्ट हो जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है ना. तो ये कहता है साइनाइड कंपाउंड्स को आप कंसिडर कर सकते हो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक और कंपाउंड्स और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन की फॉर्म में. अब जो भोपाल में जो गैस का जो लगाया हुआ था उन्होंने प्लांट, उस प्लांट के अंदर जनरली वो यूज करते थे आइसोसाइनाइड का. आइसोसाइनाइड के अंदर हुआ लीकेज. आइसोसाइनाइड का जो कैंप लगा हुआ था जहाँ पे उसको स्टोर कर रखा था उसमें हुआ लीकेज से बारिश का जो पानी था वो अंदर गया. अंदर जाने के बाद हाइड्रोलाइसिस हुआ और प्रोड्यूस हुई है आइसोसाइनेट. आइसोसाइनाइड को तो स्टोर करके रखा जाता है लिक्विफाइड फॉर्म में, और ये बननी स्टार्ट हो गई आइसोसाइनेट की फॉर्म में, जो कि गैस बनी. गैस बनने पे प्रेशर बना. प्रेशर बनते ही वो सिलेंडर वहाँ से फट गए. बड़े सिलेंडर थे, फट गए और गैस का लीकेज स्टार्ट हो गया. सिलेंडर का मतलब इतना सा सिलेंडर नहीं होता. सिलेंडर का मतलब होता, कभी इंडस्ट्री में जाके देखो बाहर से दिखाई देते हैं स्टोरेज टैंक. वो स्टोरेज टैंक थे और वो फट गए. फटने की वजह से सारी गैस एनवायरनमेंट में फैल गई. कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई? आइसोसाइनाइड से. आइसोसाइनाइड को लिक्विफाइड फॉर्म में रखा हुआ था, उसका टैंक लीक हुआ, पानी गया अंदर, आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हुई जो कि गैसियस स्टेट में थी. गैस थी तो प्रेशर बढ़ा, क्योंकि लिक्विड था. लिक्विड में क्या कन्वर्ट होगी? गैस. गैस का प्रेशर बढ़ा और सिलेंडर ब्रस्ट हो गया. फटने के बाद सब कुछ बाहर फैल गया. ठीक है. सो इफ ए primary amine is treated with CHCl3 chloroform in the presence of potassium hydroxide alcoholic, upon heating it will give carbon as it is, nitrogen as it is, and there is formation of isocyanate plus KCl plus H2O, and irritating smell gas is liberated. So there is confirmed 1 degree amine is present. So there is presence of 1 degree amine. There is confirmed presence of the 1 degree amine. सो आपको 3 टाइप की ही रिएक्शन करनी है: कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, स्कॉटन बोमेन रिएक्शन एंड शिप्स बेस फॉर्मेशन रिएक्शन. इसके बाद हमारे पास टॉपिक बचेगा कौन सा? एनिलीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शंस बाय एनिलीन. वो हमें पढ़नी है, सिर्फ वही हमें पढ़नी है. इसके बाद कोई 1-2 रिएक्शन है और डिस्टिंक्शन टेस्ट. बहुत कम टॉपिक बचा है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा, ये एमीन वाला पार्ट. इसके बाद हमारा नाइट्रो ग्रुप का 1 या 2 लेक्चर उसके बचेंगे, फिर ये यूनिट कंप्लीट. और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट भी थोड़ा सा बचा हुआ है, एक दिन वो भी डिस्कस करना है. ओके, थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे.